Hello everyone, welcome to my YouTube channel स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी हमारे एग्ज़ाम की। और आप सबको ऑब्वियस सी बात है, मैं हर एक वीडियो में बोल रही हूँ कि आपको नर्वस नहीं होना है। अभी मतलब कि मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट आया कि आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। ऑब्वियस सी बात है कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है कि आपके ना कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर नहीं हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको किसी भी तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करो पहले, ठीक है। तब उसके बाद क्या होंगे, आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। लाइक आपको टॉपिक ही नहीं पता है तो आपके मार्क्स कैसे इम्प्रूव होंगे। आप क्या करेंगे, ज़्यादा प्रीवियस ईयर वीडियोज़ को देखो जो मैंने PYQ पहले से ही डिस्कस कर रखे हैं। अगर आप एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, उसके एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना कि आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे तो आप शुरू से फिर NCERT 6th क्लास से उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है हमारे पास अब टाइम नहीं है कि हम 6 से लेके NCERT पढ़ना शुरू करें, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। नहीं, ये बिल्कुल ही बेकार स्ट्रैटेजी होगी, हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद सिर्फ SST नहीं, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला कि आपको क्या करना है, सिर्फ एक पे नहीं, अगर आप SST में से 100 नंबर भी लेके आओगे फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक कि आप 50 से 60 नंबर दूसरे वाले से नहीं लेकर आते हो। तो आपको GK GS भी करना है, रीजनिंग भी करनी है, मैथ्स भी देखना है, हिंदी इंग्लिश इन सबको भी देखना है। तो मैंने आपको बोला है कि मैं हर एक वीडियो में 20-20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ और वो वीडियोस ज़्यादा लंबी भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को देखो, क्वेश्चन को देखो और उसके एक्सप्लेनेशन को देखो। एक बार, दो बार, 3 बार नोट्स बनाओ, नोट्स से रिवाइज़ करो। तो क्या होगा, आपका बहुत ही मतलब कि जो आपके बोल रहे हो मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो आपके मार्क्स होने क्या हो जाएंगे, इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑब्वियसली बात है कि पेपर जो है हमारा सेट होगा वो हमारे PYQ से ही सेट होगा। तो PYQ ही करना हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। बाकी आपको पता चल चुका है कि हमारे एग्ज़ाम्स अब कंफर्म हो चुके हैं कि अब एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। अब ऐसा में वेट नहीं करना है कि कब होंगे, कोई नोटिफिकेशन आए। तो नोटिफिकेशन आ गई है, एग्ज़ाम डेट डिसाइड हो चुकी है। बस अब हमें ये नहीं पता है कि कौन से डे, कौन से शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम होगा। एंड वो हमें हमारा एडमिट कार्ड कुछ दिन में अभी DT प्लस भी रिलीज़ कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी उसके लिए तो आप वेट ही मत करो। क्या पता आपको 1 ही नवंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो आप ऐसे लेके चलो कि आपका एग्ज़ाम 1 नवंबर को। उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करो, प्रिपेयर करो। जैसे भी आपका टाइम टेबल होता है, आप लेट नाइट पढ़ते हैं, आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, आप उस हिसाब से क्या करेंगे, अपना टाइम टेबल सेट करेंगे। आपको एटलीस्ट, अगर आप जैसे अभी आपको डर लग रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स पिछले वाले नहीं हैं, जो स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक जैसे लास्ट ईयर उन्होंने फॉर्म भरा तब से उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऑब्वियसली बात है वर्किंग होंगे, तो आप लोगों को टाइम ज़्यादा नहीं मिला अगर प्रिपेयर करने का, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बाकियों को क्या करना है, मैंने सिर्फ अभी बोला है कि आपको जितना आता है उतना सिर्फ आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है। सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमारे पास 40 to 50 डेज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे डेज़ हमारे किस पे होने चाहिए। हर एक डेज़ में जो भी आप 6 घंटे 8 घंटे की स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हो, सारा फोकस आपका कंटेंट जितना कवर हुआ है उस पर करना है। मैंने आपको पहले बोला कंटेंट में भी डर लगता है, तो हमारे पास बहुत सारी मैराथन वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। आप टॉपिक डालो, यूट्यूब पे वीडियो आ जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या कर, उससे बड़े ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अब जो आपका डाउट है कि आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, उसके लिए क्या करें, ठीक है। तो बस वही है कि आपको रिवीजन पे ज़्यादा या फिर जितना हो सके रिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक है। और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बहुत ईजी है, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसे सोच के चलोगे तो एग्ज़ाम हमारा क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पेपर है 16 अक्टूबर 2018 का है, शिफ्ट 3rd, और इसके पार्ट 1 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, आज इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ in the 1937 annual session of Muslim League
हेल्ड इन लखनऊ। तो आपको पता है कि मुस्लिम लीग फॉर्म होती है और ये क्या करते थे, सेशन वो करते थे, हेल्ड करते थे, जैसे हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन होते थे तो उनको क्या करते थे कॉपी करके। और लेकिन इनके जो सेशंस होते थे वो रेगुलर नहीं होते थे। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको पता होगी ये बात। जिन्ना डिक्लेयर दैट देयर वर 3 एंटिटीज़ इन इंडिया। तो जिन्ना ने 1937 के एनुअल सेशन में 3 एंटिटीज़ बताई थी, मतलब इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। तो वो एंटिटीज़ इन्होंने किस किन को बोला था, हिंदूज़, द मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, या फिर द जो हिंदू हैं, ब्रिटिश हैं, और या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। थर्ड है हमारा द कांग्रेस, द मुस्लिम लीग एंड डॉक्टर अंबेडकर के जो फॉलोअर्स हैं उनको बोला था, या फिर कांग्रेस, ब्रिटिश एंड मुस्लिम लीग। मतलब कि इन्होंने हमारे इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। तो इनका डिवीज़न किस बेसिस पर था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी इन्होंने ऐसे डिवाइड करा कि एक तरफ कांग्रेस है और उसके फॉलोअर्स आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमारे ब्रिटिश हो गए और देन क्या होते हैं, मुस्लिम लीग आ जाती है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से क्या किया था, डिवीज़न किया था। तो ये क्या है, डिवीज़न है। और आपको ये पता लगा होना चाहिए कि ये किस सेशन में हुआ था। जो 1937 का सेशन हुआ था उसमें ये कहा था किसने, अली जिन्ना ने। ठीक है, देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, विच वन इज़ नॉट वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन। तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं, हम उसे बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं और आपको ये सारी चीज़ें याद भी होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो पूछा इनमें से कौन सा उसका एक ऑर्गन नहीं है उस 6 में से। द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट, या फिर द जनरल असेंबली। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लो ये क्या है, 6 ऑर्गन्स हैं हमारे किसके, यूनाइटेड नेशन के। इससे पहले जो लीग ऑफ नेशन था तो उसके 5 ऑर्गन्स थे। ठीक है, सो इसके कितने हैं, 6 ऑर्गन्स हैं। जनरल असेंबली है हमारी, सेक्रेटेरिएट्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये 6 मेन ऑर्गन्स हैं। तो ज़्यादा नहीं है, आप इनको याद कर लो कि अगर बाई चांस अगर एग्ज़ाम में पूछ ले तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली आंसर कर सकते हो। इसका फॉर्मेशन वगैरह जो है मैंने कराया है। अगर कहीं से भी कोई भी चीज़ आता है तो आप एक बार उसको देख लिया करो, सो दैट कि आपके माइंड में वो चीज़ें क्या होती रहें, कंटिन्यूसली रिवाइज होती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वॉज नॉट अडॉप्टेड टू इम्प्रूव द इटालियन इकोनॉमी बाय मुसोलिनी। तो इसमें बोला जा रहा है मुसोलिनी द्वारा इटावली अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं अपनाया गया था। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मुसोलिनी की बात हो रही है। तो मुसोलिनी, मैजिनी, गैरिबाल्डी, कैवोर, ये कुछ नाम फेमस हैं हमारे इटली के। तो आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है और पता होगा कि मुसोलिनी जो था ये क्या है, जो इटली में फासिज्म लेकर आता है। तो देखते हैं, ही सेट अप अ काउंसिल और कॉरपोरेशन फॉर ईच इंडस्ट्री विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड नॉमिनीज ऑफ फैसिस्ट पार्टी टू इम्प्रूव प्रोडक्शन। यानी उसने क्या करा, उत्पादक में सुधार लाने के लिए प्रत्येक उद्योग के लिए श्रमिकों, नियोक्ताओं और फांसीवादी पार्टी के नामांकित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के साथ परिषदों या फिर निगमों की स्थापना की थी। फिर ही फिक्स्ड 14 आवर्स अ डे वर्किंग टाइम इन फैक्ट्रीज। इसने क्या करा कि जो वर्किंग टाइम है उसे 14 आवर्स का सेट कर दिया था, मतलब कि फैक्ट्री में लेबर 14 घंटे काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 3, द गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्स ऑन रिच। तो इसने क्या करा, जो रिच पीपल होते थे उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया था। या फिर 4th है, ही कंपेल द फैक्ट्री ओनर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द लाइफ इंश्योरेंस फॉर देयर एम्प्लॉयज़। यानी कि उन्होंने कारखाने के मालिकों को अपने कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा में योगदान के लिए मजबूर किया था। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा कि उसने जो वर्किंग आवर्स हैं उसको 14 आवर्स सेट किया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना।
तो देखते हैं हम हर एक ऑब्वियसली बात है 3 जो स्टेटमेंट हैं अगर वो सही हैं तो उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट हमारा जो गलत है उसको देख लेते हैं। तो ही डिड नॉट फिक्स 14 आवर्स वर्क डे, इन फैक्ट्स regime promote the labor charter of 1937 which emphasized worker social duty but did not mandate extreme। तो इसने क्या करा था कि 14 घंटे का कुछ ऐसा सेट नहीं करा था, ये चाहता था कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए लेकिन इतने हार्ड्स वो ट्रीट नहीं करता था। वो चाहता था कि लेबर्स क्या कर दें, अपने मन से जो ड्यूटी है उसको करें। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, Who gave the famous motto, "The socialist movement means everything, the end means nothing", which recurs frequently in liberal society? यानी प्रसिद्ध आदर्श वाक्य समाजवादी आंदोलन का मतलब सब कुछ है, अंत का कोई मतलब नहीं है, किसने बोला था? उदारवादी समाज में अक्सर ये दोहराया जाता है। तो किसने बोला इसे? एडवर्ड बर्नस्टीन ने, कार्ल मार्क्स ने, बेनिटो क्रॉक ने या फिर रोसेली ने। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? हमारी एडवर्ड बर्नस्टीन ने इसको इस स्टेटमेंट को दिया था। तो आपने देखा होगा तो 2018 का पेपर और अगर 2021 का पेपर आप अगर थोड़ा सा भी एनालाइज कर रहे हैं, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस को देखा है तो पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज है। तो ये इसलिए मैं आपको 2 पेपर्स करवा रही हूँ सो दैट कि आप अगर 2021 के सहारे ही चले जाओगे तो कितने सारे चेंजेस अगर आप सोचो कि लास्ट पेपर 2018 में हुआ, फिर जो 2021 में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था तो ऑब्वियसली बात है 2018 को रिवाइज़ करके गए होंगे, लेकिन 2021 का जो पैटर्न था वो अगर देखा जाए तो 40 to 50% क्या था, चेंज था। मतलब कोई स्टेटमेंट किसने दिया है ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया और पॉलिटी में से भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हटाई। कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो लंबे लंबे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते थे उनको हटाया। मतलब आप देख रहे होगे कितने चेंजेस आए। तो हम सीधा 2021 के सहारे ही 2025 का पेपर देने नहीं जा सकते हैं। आप दोनों ईयर के पेपर को एनालाइज करो अच्छे से, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि आप दोनों में बैलेंस बना के दोनों को रिवाइज़ करो, तब जाके आप क्या करो, पेपर दे के आओ। ऑब्वियसली बात है अगर 2018 से कुछ क्वेश्चन टकराए तो आप उन्हें भी कर पाओ, 2021 के कुछ क्वेश्चन टकराए तो आप उन्हें भी कर पाओ, और अपने कंटेंट को भी आप उस तरीके से प्रिपेयर करो कि अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी जो थोड़े टिपिकल टाइप के हो जाएँ। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्वियसली बात है आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल ही रहेंगे, वो किसी को भी नहीं आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे हार्ड क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के जाओगे तो आप उसका कर पाओगे। तो मेरा मोटिव यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को टच कर सको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। ठीक है, तो ये किसने दिया था? एडवर्ड बर्नस्टीन ने। सॉरी एक मिनट, द मोमेंट इज़ एवरीथिंग और एंड इज़ नथिंग, ये इनका कोड था। यानी आंदोलन सब कुछ है और लक्ष्य कुछ नहीं है, या हिंदी में थोड़ा बहुत हो गया क्योंकि एंड मतलब अंत होता है, यहाँ पर लक्ष्य डाल दिया है। लिबरल सोशलिज्म थे और एवोल्यूशनरी सोशलिज्म थे ये, और इनके कीवर्ड्स क्या हैं? इवोल्यूशनरी सोशलिज्म 1899, इनका क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द क्योटिक insurrectionary event of 1848 begged for coherent interpretation which Marx and Engels intended to supply, which is are correct about the provocative theory। यानी कि 1848 की अराजक विद्रोही घटनाओं में से एक सुसंगत व्याख्या की भीख मांगी जिसे मार्क्स और एंजल्स ने आपूर्ति करने का इरादा किया था। उनके उत्तेजक सिद्धांत के बारे में से कौन सा हमारा सही है? तो बट अल्टीमेटली द रिवोल्यूशन वॉज बाउंड टू सक्सीड इन ओवरथ्रोइंग द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड एस्टैब्लिश अ क्लासलेस सोसाइटी। यानी क्रांति मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और वर्गहीन समाज की स्थापना करने में ही सफल होने के लिए बाध्य थी, या फिर द प्रोलेटरिएट was now rising to overthrow the currently prevailing dominance of the bourgeoisie। यानी सर्वहारा वर्ग अब पूंजीपति वर्ग के वर्तमान प्रभुत्व को उखाड़ फेंकने के लिए खड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा द स्टेट इनवेरिएबली
एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग क्लास वुड डाउटलेस अटैम्प्ट टू सप्रेस दिस इमेंस अपराइजिंग ऑफ वर्कर्स, यानी राज्य जो निरपवाद के रूप से शासन वर्ग का एक साधन है, निसंदेह मजदूरों के साथ विशाल विद्रोह को दबाने का प्रयास करेगा। तो इसमें से कौन सा हमारा प्रोवोकेटिव थ्योरी के रिगार्डिंग कौन सा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको पता है कि जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ थे वो थोड़े रिवोल्यूशनरी टाइप के थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जब तक वर्कर क्लास खड़ा नहीं होगा तब तक उनका शोषण होना बंद नहीं होगा। तो इस तरीके के उनके आइडियाज़ थे। तो अगर आपको पता होगा तो आप स्टेटमेंट को पढ़ के ईजिली क्या कर सकते थे, आंसर लगा सकते थे। और मैं तो आपको बोलूँगी कि जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन ऑप्शंस दिए होते हैं, हालांकि 2021 में तो आपने देखा होगा कि ऑल ऑफ मतलब बोथ, नन ऑफ दीज, ऐसे आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। मतलब वहाँ पे अच्छे से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए गए, लेकिन पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो वहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी होती थी कि पूछा क्या जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इट्स इनिशियल फेज, यानी वर्ल्ड वॉर 1 के रिगार्डिंग कौन सा हमारा गलत है। जर्मनीज इन्वेजन ऑन बेल्जियम एंडेड द न्यूट्रलिटी ऑफ फ्रांस, यानी बेल्जियम पर जर्मनी के आक्रमण ने फ्रांस की तख्ता पलट को समाप्त कर दिया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग आपका ये है, तो आप पढ़ के अच्छे से देखेंगे कि किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, 1 के या 2 के। नेक्स्ट है द ब्रिटिश पोजीशन वाज अनक्लियर एज ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड ऑन इशू ऑफ ऑनगोइंग टू वॉर। तो ऑब्वियस बात है उस टाइम पे ब्रिटिश एंटर होंगे या नहीं होंगे वॉर में, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था तो आपको पता होगा कि ये लग नहीं रहा था कि ये इतना बड़ा वॉर होगा, ठीक है, तो कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था इसको। नेक्स्ट, बेल्जियम वाज अ न्यूट्रल कंट्री, तो बेल्जियम क्या था, एक तटस्थ देश था। इटली रिमेन न्यूट्रल ऑन ग्राउंड दैट जर्मनी वाज नॉट फाइटिंग अ डिफेंसिव वॉर। तो आपने ये भी देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 में इटली बहुत ही लास्ट में क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो हमारे क्या हैं, सही हैं। बाकी जो हमारा फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है हमसे फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको पता होगा कि जर्मनी ने नहीं इन्वेट करा था, ठीक है। सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है हमारा कि सर्बिया पे अटैक किया जाता है ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर के द्वारा, क्योंकि उनके जो किंग थे उनकी क्या कर दी जाती है, ब्लैक हैंड के जो ग्रुप होते हैं उनके द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है 28 जून को। फिर उसके ठीक 1 महीने बाद 28 जुलाई 1914 से हमारा वर्ल्ड वॉर 1 क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। क्लियर इतना आप सबको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, मतलब बाकी तीनों क्या हैं हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, Which one out of the following statement is incorrect about idea of इकबाल्स मुस्लिम स्टेट इन कॉलोनियल पीरियड। तो औपनिवेशिक काल में इकबाल के मुस्लिम राज्य के विचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ही वॉइस्ड हिज आइडिया इन दिसंबर 1930 एट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उन्होंने क्या दिसंबर 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में अपना विचार व्यक्त किया था। He initially called for state based on territorial amalgamation of the Punjab, the northwest provinces सिंध एंड बलूचिस्तान। उन्होंने प्रारंभ में पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांतों और सिंध बलूचिस्तान के क्षेत्रीय का मतलब बोला कि उनको मिक्स करना है, ठीक है। His idea of Muslim state was one that was within India and restricted to मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, यानी मुस्लिम राज्य के बारे में उनका विचार भारत के भीतर था और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में मुस्लिम बहुत क्षेत्रों तक ही सीमित थे। और इकबाल डिक्लेयर इंडिया मुस्लिम एज अ नेशन, यानी इकबाल ने क्या करा कि भारतीय मुस्लिमों को एक अलग ही राष्ट्र क्या किया था, घोषित कर दिया था। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो इकबाल थे वो ऑब्वियस बात है मुसलमान थे, लेकिन वो मुस्लिम के सपोर्ट में थे, लेकिन वो कभी भी एक अलग नेशन की मांग नहीं करते थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो
अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इकबाल डिक्लेयर मुस्लिम एज सेपरेट नेशन इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। ही टॉक्स अबाउट मुस्लिम आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी बट आइडिया ऑफ मुस्लिम सेपरेट नेशन कम लेटर मेनली फ्रॉम जिन्ना। तो ये जो जिन्ना वगैरह थे उनके द्वारा इस आइडिया को लाया जाता है, ठीक है, इनके द्वारा नहीं लाया गया था। वो क्या करते थे, इकबाल वांटेड मुस्लिम मेजॉरिटी इंडिया के अंदर ही चाहते थे वो, ठीक है, नॉट सेपरेट नेशन। कोई एक अलग राज्य की उन्हें या अलग राष्ट्र की कोई नीड नहीं थी, ठीक है, ऐसा उनका कोई इरादा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हिटलर्स डिसीजन टू इंटरवेन इन द स्पेनिश सिविल वॉर इन 1936 वॉज नॉट एज अपॉर्चुनिस्टिक्स बिकॉज, यानी 1936 में जो स्पेन में क्या चल रहे थे, गृह युद्ध चल रहे थे, हस्तक्षेप करने का हिटलर का निर्णय उतना अवसरवादी नहीं था। क्यों? ही वॉन्टेड एन अलायंस विद स्पेन इन फ्यूचर वॉर पॉलिटिक्स। तो वो क्या करना चाहते था कि जो स्पेन है उसके साथ अलाइंस बनाना चाहता था। जैसे आपको पता होगा कि कंट्रीज़ क्या करती थी, अलाइंस बनाती थी, ग्रुप बनाती थी, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर किसी अदर्स के साथ उनका वॉर डिक्लेयर हो तो क्या किया जाएगा कि जो साथ में अलाइंस कंट्रीज़ होती थी वो आके सपोर्ट करती थी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट बोल्शेविक स्पेन वुड बी अ स्ट्रैटेजिक थ्रेट टू जर्मनी फ्रॉम द वेस्ट। यानी उन्हें ये लगता था कि जो वहाँ पे बोल्शेविक्स हैं वो क्या कर सकते हैं, स्पेन की जो बोल्शेविक हैं वो फ्यूचर में जो वेस्ट जर्मनी है उसको हार्म कर सकते हैं। ही वांटेड टू अनेक्स ऑफ स्पेन इन जर्मन एम्पायर। वो क्या चाहता था कि स्पेन को जर्मनी में मिला देना चाहता था, या फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी तीनों ही क्या है हमारे सही हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, नॉट पूछा गया है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये उसका कोई मेन रीज़न नहीं था कि वो जर्मनी में उसको मिला लें। बाकी जो दोनों ऑप्शंस हैं वो क्या है हमारे सही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग डिड नॉट प्ले अ क्रूशियल रोल इन राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। तो इसमें से कौन सा क्रूशियल रोल प्ले नहीं करता है। एंटी आर्यन प्रोपेगेंडा यानी आर्य विरोधी प्रचार, ट्रीटी ऑफ वर्सेल, ग्रोइंग फियर ऑफ कम्युनिज्म, या फिर द कोर ऑफ नाजीज, द डिसोल्यूशन generation that come of age in 1920s like Strasser, Ernst Röhm, Hess and Hitler belonging to the ट्रेंच जनरेशन। यानी नाजियों का मूल 1920 के दशक में ट्रेंच पीढ़ी से संबंधित स्ट्रॉचर, अर्न्स्ट, रोम, हेस और हिटलर जैसी मोहभंग हुई पीढ़ी। तो इनमें से कौन सा है जो रीज़न नहीं है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब नाजिज़म आ जाता है उसके बाद ये प्रोपोगेंडास। बाकी अगर आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सेल क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। और जहाँ पर अगर भेदभाव किया जाए रेस कास्ट के बेसिस पर तो वहाँ पे कम्युनिज़म ऑलरेडी आएगा। और जब हिटलर का राइज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है तभी तो नाजिज़म जर्मनी में राइज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया था, क्यों उसका कोई लेना देना नहीं था हमारे हिटलर के या फिर नाजिज्म के राइज होने के जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द बोल्शेविक्स विक्ट्री वॉज नॉट कंप्लीट एज लॉन्ग एज द विंटर पैलेस रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट बिकॉज। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि बोल्शेविक की विक्ट्री तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक जो हमारा विंटर पैलेस है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो उसमें से पूछ रहा है कि क्यों ऐसा बोला गया है। इट वॉज़ द ऑफिस ऑफ केरेंस्की गवर्नमेंट। ये जो हमारा विंटर पैलेस था वो केरेंस्की के कार्यकाल का था इसलिए। फिर इट वॉज़ द मेन सेंटर ऑफ सोवियत पीजेंट, ये मेन सेंटर था। इट वॉज़ चीफ ट्रेजरी ऑफिस, वो क्या था, एक मुख्य कोषगार कार्यालय था। या फिर इट वॉज़ मेन ऑफिस ऑफ सोवियत ऑफ पेट्रोगार्ड्स, यानी जो यह पेट्रोगार्ड के सोवियत का क्या था, मुख्य कार्यालय था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो केरेंस्की की गवर्नमेंट थी वो अभी तक एस्टेब्लिश थी। तो जब तक हम उस पर कब्जा नहीं कर लेते तब तक क्या हो जाएगी, हमारी बोल्शेविक की विक्ट्री नहीं मानी जाएगी। सो ये हमारा क्या है, सिंबल ऑफ पावर। तो विंटर पैलेस जैसे आपको पता है ना कि अगर हमारा जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जब तक दिल्ली को कैप्चर नहीं किया गया था तब तक क्या हुआ था, इसको सरपास नहीं किया गया था। तो जो मेन सेंटर होता है उसको कैप्चर करो, देन क्या हो जाएगा, हमारा वॉर वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या था ये जो विंटर पैलेस था, ये क्या था, हेड क्वार्टर था प्रोविजनल गवर्नमेंट का, जिसको कौन लीड कर रहा था, अलेक्जेंडर केरेंस्की लीड कर रहा था। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कैप्चरिंग इट मीन्स टोटल कंट्रोल एंड ऑफ द ओल्ड रीजन। तो अगर वहाँ पे अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और आपने राजा को ही क्या कर लिया, बंदी बना लिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका युद्ध ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हिस्टोरिकल मोमेंट, स्टॉर्मिंग ऑफ विंटर पैलेस ऑन 25-26 अक्टूबर 1970 मार्क द फाइनल विक्ट्री। तो 25-26 अक्टूबर को क्या किया जाता है, उस पर कब्जा कर लिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, लास्ट में इनकी जीत तय हो जाती है। ठीक है, मतलब जो मेन सेंटर है उस पर आप कब्जा कर लो, फिर उसके बाद आप जीत गए। अब इसमें पूछ रहा है कि हम जो गवर्नर जनरल्स हैं उनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग मतलब सबसे पहले, फिर उसके बाद कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लॉर्ड एलिंगबोरोग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सेकेंड है हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलिनबोरोग या फिर लॉर्ड एमहर्स्ट। थर्ड है हमारा लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड एलिनबोरोग। मतलब 4 ही हैं, उन सबको क्या कर रहा है, ये आपको घुमा रहा है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले कौन बनता है, लॉर्ड आर्महर्स्ट, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक, फिर लॉर्ड ऑकलैंड, फिर लॉर्ड एलिनबोरोग। ठीक है, ये क्या है हमारा करेक्ट ऑर्डर है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। ठीक है, सो देखते हैं। तो सबसे पहले कौन है हमारा, लॉर्ड आर्महर्स्ट 1823 से 1828, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835, और अगर हम देखें तो कम आफ्टर लॉर्ड हेस्टिंग के बाद ये आता है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 हेस्टिंग्स थे। फिर उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्यों जाना जाता है, इसने सती प्रथा को क्या किया था, अबॉलिश किया था। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842, फर्स्ट अफगान वॉर होती है इसके टाइम पे। और लॉर्ड एलिंबर्ग 1842 से 1844 टुक ओवर आफ्टर ऑकलैंड्स फेलर। तो जो ऑकलैंड का फेलर हुआ था उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसके बाद क्या होता है, ये हमारा क्या बनता है, नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है। सो इसके साथ कुछ ऐसा है कि मैंने यहाँ पर सारे जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स हुए हैं उनके बारे में भी मैंने एक स्लाइड अरेंज कर ली है, सो दैट आपको यहाँ पर सारे गवर्नर जनरल्स के बारे में भी पता चल जाए। तो सबसे पहला कौन है हमारा, लॉर्ड हेस्टिंग 1773 से 1785 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का इसके बारे में इसके टाइम पीरियड में आता है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है इसके टाइम पे, सो 1784 में आता है। और रोहिल्ला वॉर्स होते हैं और फर्स्ट मराठा वॉर होता है किसके टाइम पे, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। और अभी हमने देखा था और हेस्टिंग थे जो 80s के आसपास थे। ठीक, तो ये दोनों कौन है, अलग अलग हैं। नेक्स्ट हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट लेकर आता है 1793, और कॉर्नवालिस कोड भी लेकर ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेलेस्ली 1798 से 1805, ये भी गवर्नर जनरल है अभी तक। सब्सिडरी अलायंस साइन करवाता है और 4th मैसूर वॉर इसके टाइम पे होती है जिसमें टीपू सुल्तान की मौत होती है। नेक्स्ट लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंग्लो नेपाल वॉर इसके टाइम पीरियड में होगा एंड 3rd मराठा वॉर होता है। नेक्स्ट है हमारा विलियम बेंटिक 1828 से 1835 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा। अबॉलिश करता है सती को और इंग्लिश एजुकेशन को इम्प्लीमेंट इसके टाइम पीरियड में किया जाता है। आपको पता होगा 1833 का चार्टर आता है एक। फिर लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल रिफॉर्म्स, तो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स डलहौजी के टाइम पे हुए हैं। फिर उसके बाद लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 इसी के टाइम पीरियड में ये फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनता है और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 देता है, फिर 1857 इसी के टाइम पीरियड में होता है। फिर उसके बाद क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858, यानी कि अब से इंडिया में किंग का शासन चलेगा। जो कंपनी था उसको हटा दिया जाता है, इसकी वजह से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि थी उसे चेंज करके क्या कर दिया जाता है, वाइसराय कर दिया जाता है। मतलब कि अब वो क्या करेगा, जो ब्रिटेन के गवर्नमेंट है उनको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ना कि कंपनी को। फिर लॉर्ड लिटन आते हैं
1876 से 1880 वायसराय है ये। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सेकेंड अफगान वॉर, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको पता होगा कि क्या था ये। नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसको हटाते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपको पता होगा एल्बिट बिल के बारे में, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में आता है। फिर लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 वायसराय है। इसके टाइम पे क्या होता है, बंगाल का डिवीज़न होता है, ठीक है। तो इसमें वही हैं, मतलब सारे गवर्नर जनरल्स नहीं हैं। इसके बीच में एक डफरिंग होता है, जिसके टाइम पर वो भी डफरिंग को आप याद रखेंगे, क्योंकि उसी के टाइम पीरियड में क्या होता है, जो हमारा INC है वो फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 से 1910, मॉले मिंटो रिफॉर्म आया इनके टाइम पीरियड में। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16, कैपिटल शिफ्ट हुई कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ से, दिल्ली, और उसके बाद मतलब कोलकाता से कैपिटल शिफ्ट किया गया दिल्ली, और दिल्ली दरबार लगाया गया था। फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921, मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है। जलियांवाला बाग मास्केयर इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। लॉर्ड इरविन 26 से 31, सर साइमन, इसमें साइमन कमीशन आता है। गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जिसके बाद सेकेंड राउंड टेबल में क्या करते हैं, महात्मा गांधी पार्ट लेते हैं, ठीक है। उससे पहले और मतलब फर्स्ट और थर्ड में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर महात्मा गांधी किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा था। फिर लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, कम्युनल अवार्ड्स। फिर लॉर्ड लिलिंगतुगो 1936 से 43, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है। लॉर्ड वेवल, इसके टाइम पे क्या आएगा, वेवल प्लान आएगा, शिमला कॉन्फ्रेंस होगी। और लास्ट हमारे कौन होते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, ये लास्ट वाइसरॉय हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया बनते हैं। मतलब ऑब्वियस बात है कि जो लास्ट है वो फर्स्ट भी होगा। इस टाइम पे क्या होता है, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है। और इसमें क्या होता है, पार्टीशन प्लान, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, मतलब इंडिया को क्या किया जाता है, पावर ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना सबको। आई होप आपने नोट्स वगैरह इन सब के बना के रखे होंगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछ ले आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स एंड डेट्स इज मिसमैच अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि ईयर दे रखा है और इवेंट दे रखा है। तो 19 जुलाई 1940 को हिटलर ऑफर्स ब्रिटेन अ पीस सेटलमेंट, मतलब कि हिटलर क्या करेगा, ब्रिटेन को पीस सेटलमेंट ऑफर करता है, यानी शांति प्रस्ताव। फिर उसके बाद 10 जून 1940 को नॉर्वे सरेंडर करता है। 29 जून 1940 को फ्रांस सरेंडर करेगा, और 27 सितंबर 1939 को वर्सो फॉल्स एंड पोलैंड सरेंडर करता है। तो ऑब्वियसली बात है, इसका आप इजीली राइट आंसर लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहले मैं आपको आंसर बताती फिर उसके बाद बताया जाएगा। ही वॉर कैसे होता है कि पोलैंड पर इन्वेट कर देता है जर्मनी। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रांस सरेंडर करता है कब, 22 जून को, ना कि 29 जून को, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर डेट क्या है, मिसमैच, यानी फ्रांस ने भी क्या किया था, सरेंडर किया था, लेकिन डेट क्या है वो अलग है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग। मतलब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी इन्वेट करा पोलैंड को, जिसके बाद क्या होता है, ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होता है। फिर 3 सितंबर को ब्रिटेन फ्रांस डिक्लेयर करते हैं वॉर। फिर 27 सितंबर को वर्सो फॉल होता है। 10 मई 1940 को बैटल ऑफ फ्रांस बिगिन होता है। फिर 22 जून 1940 को फ्रांस क्या करेगा, सरेंडर करेगा, और इसमें क्या होगी, जर्मन विक्ट्री हो जाएगी, किसमें, वेस्टर्न यूरोप में। फिर 7 दिसंबर 1941 को अटैक होता है पर्ल हार्बर पर, जिसकी वजह से क्या होता है, यूएस एंटर करता है। तो आपसे ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बात है पूछा ही जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 में भी कब यूएस ने एंटर करा, वर्ल्ड वॉर 2 में, क्योंकि यूएस क्या करता है, काफ़ी लास्ट में एंटर करता है। नेक्स्ट 22 जून 1941 ऑपरेशन बारबारोसा स्टार्ट होता है। जर्मनी किसको इन्वेट करता है, यूएसएसआर को, यानी रशिया को। फिर 4 से 7 जून 1942 बैटल ऑफ मिडवे होता है, टर्निंग पॉइंट इन पैसिफिक में। फिर 6 जून डी डे होता है। नेक्स्ट 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की मौत होती है, कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हिटलर क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। तो जैसे इसकी मौत हुई, इसकी जो आर्मी है वो कोलैप्स कर जाएगी। नेक्स्ट 7 मई 1945 जर्मनी क्या करेगा, सरेंडर करेगा। एंड वॉर इन यूरोप, अब यूरोप में क्या हुआ, वॉर ख़त्म हो गया।
नेक्स्ट 6 से 9 अगस्त, क्योंकि यूरोप में अगर देखेंगे तो यूरोप में जो मेन था वो कौन था, हमारा जर्मनी ही था। नेक्स्ट 6 और 9 अगस्त को क्या होता है आपको पता है, हिरोशिमा और नागासाकी, यानी 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करता है कौन, यूएस। और फाइनली 2 सितंबर 1945 को जापान भी क्या करता है, सरेंडर कर देता है, जिसकी वजह से ऑफिशियली क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। यानी 1 सितंबर को शुरू हुआ और 2 सितंबर को हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर ट्रिपल अलायंस के बारे में पूछा गया है, जो 1882 में साइन किया गया था। तो किन किन कंट्रीज़ के बीच में साइन किया गया था, जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, जापान, रशिया, या फिर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। तो ये आप सबको पता होगा। और ये वर्ल्ड वॉर वन की जो कंट्री, मतलब वर्ल्ड वॉर वन जो होता है तो क्या थी, ये लीड कंट्रीज़ भी थी। तो किसके बीच में साइन होता है, हमारे जर्मनी, और इसे हम ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोलेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इटली आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया सिर्फ नहीं, ऑस्ट्रो हंगरी यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो इन तीन के बीच में साइन हुआ था क्या, ट्रिपल अलायंस। कब साइन हुआ था, 1882 में। ठीक है, सो 2 अलायंस, फिर इनके अगेंस्ट में फिर एक और आपको पता है अलायंस साइन होता है जिसे हम ट्रिपल एंटेटे बोलते हैं। वो 1907 में साइन होता है, किसके बीच में, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में तो कब साइन होता है, 1904 में। फिर बाद में 1907 में क्या करता है, इसको रशिया भी ज्वाइन कर लेता है। तो 1882 वाली है वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में साइन हुई थी। ठीक है, और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द थॉट ऑफ डैश वर पब्लिश्ड टुगेदर इन ट्रीटीज एंटाइटल द जर्मन आइडियोलॉजी, यानी कौन से थॉट को ग्रंथ के साथ प्रकाशित किया गया था, मतलब आइडियोलॉजी नामक ग्रंथ के साथ किया गया था, फ्रेडरिक एंजल्स के, या फिर डेविड रिकार्डो के, या फिर कार्ल मार्क्स, या फिर मार्टिन लूथर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्ल मार्क्स के जो थॉट्स थे उनको पब्लिश किया गया था जर्मन आइडियोलॉजी के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The provisional government after the February 1917 revolution in Russia failed to spread unrest among peasants because, यानी रूस में फरवरी 1917 की क्रांति के बाद जो अंतरिम सरकार थी किसानों के बीच अशांति फैलाने में विफल हो जाती है। क्यों, क्योंकि पीजेंट रियलाइज दैट द प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉज नॉट सीरियस अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सीरियस नहीं है। या फिर द प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज रन बाय लेस पॉपुलर ग्रुप, जैसे कि मेंसविक, आपको पता है 2 ग्रुप्स थे, बोल्शेविक और मेंसविक, और मेंसविक क्या थे, माइनॉरिटीज़ में थे। तो बोल रहे हैं कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो मेंसविक द्वारा लीड की जा रही थी इसलिए। या फिर द पीजेंट रिवॉल्ट, यानी किसानों का क्या चल रहा था, विद्रोह चल रहा था। या फिर ऑल द गिवन स्टेटमेंट क्या है, हमारे सही हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो तीनों ही स्टेटमेंट हैं। तो आई गेस ये जो रिवॉल्ट इंक्रीजिंग डे बाय डे ये क्या था, इसका पार्ट था सी वाले का, जो बाय मिस्टेक इसमें आ गया। और ये यहीं तक होगा कि जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि सीरियस नहीं है गवर्नमेंट, और जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे उनके द्वारा लीड किया गया था, और पीजेंट कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे। उनका रिवॉल्ट जो था वो डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा था। ठीक है, क्लियर इतना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लेनिन्स लेटर फ्रॉम अ फार वर रिटर्न फ्रॉम डैश इन मार्च 1917। तो ऑब्वियसली बात है कि ये इस टाइम पे लेनिन क्या है, रशिया में नहीं है। ठीक है, तो रशिया, ऑब्वियस बात है रशिया यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। लेनिन को एग्जाइल कर दिया जाता है, वो अप्रैल 1917 में रशिया में वापस आते हैं, जिसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी अप्रैल थीसिस लॉन्च करते हैं। तो उससे पहले की बात है ये मार्च 1917 की। सो इसमें पूछ रहा है कि जो लेटर फ्रॉम अ फार है वो लेनिन ने कहाँ से लिखा था, फ्रांस से, जर्मनी से, स्विट्ज़रलैंड से, या फिर वियना से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कितने डिटेल्स में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो इन मार्च जो 1917 था उसमें
ज़ूरिक स्विट्ज़रलैंड से क्या करते हैं ये इनको एग्जाइल कर दिया जाता है स्विट्ज़रलैंड में। सो वहाँ से क्या करते हैं ये लेटर लिखते हैं, ठीक है। एंड द लेटर आउटलाइन हिज रिवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज एंड क्रिटिसाइज प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उसको क्या करते हैं क्रिटिसाइज भी करते हैं और उनके जो रिवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज थी उसको क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं अपने लेटर के थ्रू। तो ऑब्वियस सी बात है जो फैब में क्रांति हुई थी 1917 वाली, उसमें लेनिन नहीं थे क्योंकि उनको एग्जाइल किया गया था कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ फैसिज्म लेड बाय मुसोलिनी इन इटली। तो निम्नलिखित में से कौन सा इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद की विशेषता नहीं है, ठीक है। सो द डेफिकेशन ऑफ स्टेट एंड द रूरल, यानी राज्य और शासक का क्या कर रहे थे, देवीकरण कर रहे थे। स्लो मेजर टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, तो वो जो डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी स्लो मेजर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे। एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी ऑफ द स्टेट, यानी राज्य को पूर्ण संप्रभुता बनाया गया था। या फिर इंसिस्टेंस ऑन ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, यानी नागरिकों के कर्तव्यों पर जोर दिया जा रहा था। तो इसका आई होप आप आंसर, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा हो फिर भी आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे, क्योंकि फासिज्म एंड नासिज्म जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो कभी भी डेमोक्रेसी लाने नहीं देना चाहती है अपने कंट्री में। तो डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फासिज्म अंडर मुसोलिनी वॉज एंटी डेमोक्रेटिक, प्रोमोटिंग डिक्टेटरशिप एंड टोटलिटेरियन कंट्रोल, यानी कि डिक्टेटरशिप को प्रमोट करती है, तानाशाही को, और सर्वसत्तावाद को कंट्रोल करती, बढ़ावा देती है कि सारा जो भी पावर है वो किसी एक इंसान के पास में रहे। इट एम्फेसाइज एब्सोल्यूट पावर ऑफ स्टेट, ग्लोरिफिकेशन ऑफ लीडर्स, स्ट्रिक्ट सिटीजन ड्यूटीज, यानी कि सारी एब्सोल्यूट पावर स्टेट की होनी चाहिए, एंड नेता का महिमान मंडल और नागरिकों के कर्तव्य जोर डाला जा रहा था। देयरफॉर द आइडिया ऑफ स्लो डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा, इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इटली एंटर्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन डैश। तो इटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कब एंटर करता है, 10 जून 1940 को, 1 जून 1940, 1 सितंबर 1939 या फिर 3 सितंबर 1939। तो अभी हमने जो वर्ल्ड वॉर 2 के डेट्स देखे थे, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 जून 1940 को इटली क्या करता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एंटर करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड 10 जून 1940 को डिक्लेयरिंग वॉर ऑन फ्रांस एंड ब्रिटेन, तो वो एंटर होता है और फ्रांस और ब्रिटेन के अगेंस्ट क्या करता है, वॉर डिक्लेयर करता है। मुसोलिनी ज्वाइन करता है वॉर आफ्टर सीइंग जर्मनी सक्सेशन इन वेस्टर्न यूरोप। वो देख लेता है कि पहले उसने देख लिया, क्योंकि अभी हमने देखा कि फ्रांस क्या करता है, कुछ टाइम के लिए सरेंडर कर देता है, तो इससे क्या होता है, जर्मनी क्या होता है, थोड़ा सा सक्सीड कर जाता है यूरोप में। तो इसकी बात क्या करता है हमारा मुसोलिनी भी, ऑब्वियसली बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी में हिटलर था और मुसोलिनी कहाँ था, हमारे इसमें इटली में था। तो वो वॉर करता है, इटली बिकम पार्ट ऑफ एक्सिस पावर अलॉन्ग विद जर्मनी एंड जापान। तो इटली कौन से ग्रुप को ज्वाइन करता है, एक्सिस पावर के ग्रुप को ज्वाइन करता है। आपको पता है एक्सिस और अलाइड पावर के बीच में दोनों ही वॉर हुए थे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हु वॉज फेमस एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी किसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर के रूप से, यानी राजदूत के नाम से देखा जाता है या फिर जाना जाता है या फिर प्रसिद्ध है। तो कौन, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इकबाल या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ। इसका राइट आंसर क्या है हमारा, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में प्रसिद्ध किया गया, और ये उपाधि सरोजनी नायडू जी ने दी थी इनको। वो भी इसलिए दी थी क्योंकि आपने देखा होगा कि 1916 में हमारा क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होता है, जिसमें आईएनसी और मुस्लिम लीग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो उसमें मतलब कि जो ये हमारे मोहम्मद अली जिन्ना है, मुस्लिम लीग को आईएनसी से ज्वाइन करवाने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो इनके एफर्ट्स को देख के सरोजनी नायडू इनको उपाधि दे देती हैं, किसकी, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, ठीक है। आई होप क्लियर है इतना।
सो ये देखिए यहाँ पर, ये 1916 का पैक्ट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसने दिया था इनको? सरोजिनी नायडू ने क्या करी थी, उपाधि दी थी। सो यहाँ पर हमारे जो आज के 20 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स सो दैट आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अगर आप अपने प्रॉब्लम को मैसेज में लिखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखा करिए। हम आपके प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाए, थोड़े आपको टिप्स वगैरह दिए जाते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को यानी पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।